हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स भी देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करना था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सिंसियरली देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। ड्यू टू ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ अ प्लांट ऑल दी सेल्स गेट ऑक्सीजन एंड CO2 फ्रॉम एयर बाय डिफ्यूज़न। यानी कि प्लांट का जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है उसके कारण क्या होता है कि सारे सेल्स जो मीन्स प्लांट में मौजूद होते हैं उन सबको ऑक्सीजन मिल पाता है रेस्पिरेशन के लिए और CO2 मिल पाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? तो फ्रॉम एयर। और वो लेते कैसे हैं? तो बाय डिफ्यूज़न। समझ में आई? पहला पॉइंट क्या है कि ब्रांचिंग सिस्टम के कारण, क्योंकि ब्रांचिंग सिस्टम के कारण ही प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो द ओनली सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड इज़, तो सिर्फ जो सब्सटेंस जो बच गया जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाना है वो कौन है? वो है वाटर, मिनरल एंड फूड। तो अब हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि वाटर, मिनरल और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है कि द प्लांट हैव 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। पहला है जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, कैरीज, जाइलम क्या करेगा? तो कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। यानी कि जाइलम का काम क्या है? जाइलम एक तरह का ट्यूब आप समझ सकते हो, ट्यूब जिसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जैसे कि आपके घर में मीन्स पाइप होगा पानी वाला, या फिर और ये बहुत तरह का पाइप होता है, तो उसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उसी तरह जाइलम भी होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? तो वाटर को और मिनरल्स को रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचाता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। उसके बाद फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? तो कैरीज फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि अब जो लीफ में जो फूड प्रिपेयर हो गया है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अब उस फूड को वो प्लांट के सारे पार्ट्स में ले जाएगा। ठीक है, तो दोनों का काम बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर द प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स। यानी कि प्लांट के लिए जो सॉइल होता है वो उसका नियरेस्ट सोर्स है जहाँ से वो कुछ भी ले सकता है। यहाँ पे क्या ले रहा है वो? यहाँ पे ले रहा है वो एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, वाटर भी तो वो उसी से लेता है, प्लांट रूट से ही लेता है। तो रूट कहाँ होता है? सॉइल में तो होता है। तो प्लांट क्या करेगा? तो सॉइल उसका सबसे मीन्स नियरेस्ट किराना का दुकान समझ लीजिए, जहाँ से वो कुछ भी ले सकता है। ठीक है, कुछ भी का नहीं कह सकते, मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स, अदर जैसे कि वो वाटर लेता होगा, मिनरल्स लेता होगा, ऐसे करके। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। नोट में क्या है कि एज प्लांट डू नॉट मूव। अब चूंकि प्लांट तो मूव करते नहीं है, एंड प्लांट्स बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। और प्लांट के पास डेड सेल्स बहुत होते हैं, तो प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एंड स्लो ट्रांसपोर्ट। इसलिए प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है और उनमें अगर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा स्लो भी हो तो चलेगा। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में रेगुलर एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है, इसलिए हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी फास्ट होना चाहिए। लेकिन प्लांट तो मूव करते नहीं है और उनमें डेड सेल्स भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है और वो उनमें अगर ट्रांसपोर्ट स्लो भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं उनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the root stems have and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। यानी कि जाइलम टिश्यू में क्या होता है? तो जाइलम टिश्यू जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना है। वो क्या है? तो वेसल्स एंड ट्रैचेड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो वेसल्स एंड ट्रैचेड्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, तीनों का अपना अपना होगा। तीनों क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एक पाइप की तरह, और क्या होगा? तो वाटर को कंडक्ट करवा देते हैं, मीन्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। कहाँ से? तो रूट से प्लांट के लीव्स तक, या फिर जहाँ भी उसको ज़रूरत हो। सेकेंड पॉइंट है कि एट द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। यानी कि रूट्स के पास जो सेल होते हैं वो क्या करता है? जो सेल को सॉइल के कॉन्टैक्ट में होंगे वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब है थर्ड पॉइंट कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये एक प्रोसेस है, ये आपको समझना होगा कि ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है कि जब सनलाइट जब बहुत तेज़ होती है ना, तो प्लांट क्या करता है कि अपना जो वाटर है, एक्सेस वाटर, उसको वो इवेपोरेट करता है, मीन्स उसके लीफ से होके या फिर उसके पूरे बॉडी पार्ट से वाटर इवेपोरेट करने लगता है। उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एंड ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये ट्रांसपोर्टेशन ही है जो कि वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या करता है?
तो प्लांट के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है कि वो ज़्यादा गर्म या ठंडा ना हो जाए। ऐसे ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है, तो ये जैसे समझते हैं इसे, जैसे कि कोई पाइप ही समझ लीजिए कि जैसे जाइलम ही पाइप है, तो उसमें अगर पहले से पानी रहेगा ही, वाटर रहेगा, तो प्लांट और वाटर क्यों खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, है ना। तो उसको तो चाहिए प्योर वाटर, मीन्स फ्रेश वाटर चाहिए ना। तो वो क्या करता है कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसके पास जो एक्सेस वाटर उसको लूज़ कर देता है और रूट से नया मीन्स वापस से वाटर ले लेता है। इससे क्या होता है कि वाटर साइकिल भी चलते रहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मतलब कहीं जाना नहीं होता है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स कैसे होता है। दो पहला पॉइंट है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखिए, वाटर को तो सिर्फ रूट से लीफ तक जाना था, लेकिन अब जब लीफ में फूड बन गया तो वो तो सारे पार्ट्स को पहुंचाएगा ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज नोन एज फ्लोएम। और ये किसके थ्रू होता है, तो फ्लोएम के थ्रू होता है। जैसे कि वाटर का कंडक्शन किससे होता था, जाइलम से, और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन, और इसलिए फ्लोएम के केस में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड पॉइंट है द फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फ्लोएम जो होता है वो फूड के साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंस है जिनको प्लांट के ही बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वो कौन है, तो अमीनो एसिड है और भी कुछ सब्सटेंस होते हैं that are specially delivered to the storage organ of fruits, seeds, growing organs। और ये इन पार्ट्स पे उसको ट्रांसफ़र करता है। और एक और बात कि प्लांट्स में जो हार्मोन्स का होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, वो भी फ्लोएम ही करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। तो होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था जाइलम में भी दो तरह के टिश्यू होते थे, उस तरह फ्लोएम में भी होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, यही दोनों मिलकर फ्लोएम को बनाते हैं, मीन्स फ्लोएम इन्हीं से मिलकर बना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्स एनर्जी। अब ट्रांसलोकेशन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स उसे एनर्जी की ज़रूरत है। तो मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो अब सुक्रोज जो है वो एक तरह का क्या है, आप समझ सकते हैं फूड ही है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट में, तो वो कैसे फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो होगा एनर्जी खर्च करके। एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होता है, तो एटीपी के फॉर्म में। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखे होंगे रेस्पिरेशन टॉपिक में कि कैसे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो वही है यहाँ भी कि ट्रांसलोकेशन के टाइम में सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी को यूज़ करके ही प्लांट करता है। ओके, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाला टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन से जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये कैसे होगा। तो पहली बात क्या कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ब्लड क्या है, तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जब आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, एक तो पहली बात फ्लूइड है और दूसरी बात कि वो टिश्यू है। ठीक है, तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ब्लड का फंक्शन क्या क्या है और ब्लड कैसे बना है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो कंपोनेंट देख लेते हैं किससे किससे वो मिलकर बना है। तो पहला है प्लाज्मा। हालांकि ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, वैसे के बाद रिविजन हो जाना चाहिए। तो प्लाज्मा क्या है, तो इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड अगर लिक्विड है तो वो इसके कारण मीन्स प्लाज्मा के कारण ही ब्लड जो है सो लिक्विड है। ओके, और आरबीसी क्या है, तो इट इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। आरबीसी भी रेड ब्लड सेल्स है। ये क्या करता है, तो ये आरबीसी का नाम रेड है क्योंकि ये होता भी रेड है। और ये रेड क्यों होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन इज़ अ रेड पिगमेंट। अब हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो हेमोग्लोबिन में टैलेंट ये है कि वो ऑक्सीजन को मीन्स कैरी करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कैरी किया। अब हेमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी किया, है ना। अब आरबीसी तो ब्लड में होता है, यानी कि एक्चुअल में ब्लड ही है वो जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। ओके, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। फिर है WBC, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इसको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। सोल्जर मीन्स कि ये हमारे बॉडी को अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। या तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा और उस वायरस से फाइट करेगा, तो उस वायरस को खा ही जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ प्लेटलेट्स। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हमें कहीं कट या वुंड आ जाता है हमारे हाथ पे या कहीं भी बॉडी पार्ट्स में, तो जो ब्लड फ्लो का ना वो रुकेगा नहीं अगर यहाँ पे क्लॉटिंग ना हो, मतलब खून वहाँ पे जम ना जाए तब तक, नहीं तो सारा ब्लड वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, तो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, यानी कि कोगुलेट ब्लड ड्यूरिंग कट और वो। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है। तो ब्लड का फंक्शन याद करने का मेरा जो ट्रिक है वो ये है कि मैं ऐसे याद करता हूँ कि ब्लड का फंक्शन है टीआरपी। जैसे कि न्यूज़ चैनल वाले को चाहिए ना टीआरपी, वैसी तरह ब्लड को भी चाहिए टीआरपी। क्या है टी से? टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आर फॉर रेगुलेशन एंड पी फॉर प्रोटेक्शन। ओके, अब ये ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट, हार्मोन्स, एंजाइम्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिर रेगुलेशन क्या? तो रेगुलेट्स, दैट इज मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी जो होता है वो ब्लड का ही होता है। ओके, फिर है प्रोटेक्शन। जैसे कि ब्लड में जो WBC होता है वही तो हमें प्रोटेक्ट करता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि हमें ब्लड ही प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यानी कि प्रोटेक्शन मतलब क्या हो गया कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज वाया मीन्स थ्रू, किसके थ्रू करता है? तो WBC के थ्रू करता है, बाय क्रिएटिंग एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एक और तरीका है तो उसको खा ही जाएगा जो भी मीन्स फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में इंटर कर गया है उसको, ठीक है, या तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है? तो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। ये 5 चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। ये 5 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले पढ़ा है, उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और इनके भी कुछ कुछ मेन ऑर्गन्स है। ओके, तो हम लोग को समझना है कि असल में हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट है, वो कैसे फंक्शन करता है, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपको नोट्स कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज़ बताइए। आपके लिए इजी लैंग्वेज है, मीन्स आप समझ पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी हो गया? ऐसे मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं कम से कम ही लिखूं, बट फिर भी क्लास 10th का चैप्टर है और बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तो नोट्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक्चुअली मेरा नोट्स भी 12 पेजेस का है, तो आप भी बनाओगे थोड़ा तो लंबा जाएगा, बट इससे होगा कि आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। फिर भी आपको कोई लगे कि एडिशनल कोई पॉइंट है तो आप अपने मीन्स कॉपी में ही बॉर्डर के ऊपर लिख लेना, कुछ भी एडिशनल बात होगा तो। ओके, हालांकि कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कोशिश किया है सारे टॉपिक्स को कवर करने का। ये तो इतने लंबा मीन्स इतने लंबा नोट्स का क्या फ़ायदा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट क्या है? तो द हार्ट, बहुत लोगों को बहुत कुछ याद आ रहा होगा। अरे नहीं, वापस आ जाओ भाई, ख्यालों में मत खो, ये वो हार्ट नहीं है। तो पहला है क्या कि हार्ट क्या है? तो फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन। फिस्ट किसे बोलते हैं? तो आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, जैसे ऐसे बंद कर लिया ना, दिस इज फिस्ट। ओके, तो हैव 4 चैम्बर्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। पहली बात क्या कि हार्ट का जो साइज होता है वो फिस्ट साइज मीन्स अपना मुट्ठी को बंद कर लेना है आपको और उतनी साइज का आपका हार्ट होगा। ठीक है, और उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अब चैम्बर्स इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड है, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, वो मिक्स ना हो जाए। ये तो मिक्स हो जाएगा तो कोई काम ही का नहीं रहा। और हार्ट का जो अपर 2 चैम्बर्स है वो क्या करते हैं? तो वो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम या फिर आर्ट्रिया अगर प्लूरल में बोला जाए तो। और लोअर जो 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। आप ऐसे समझ सकते हो कि हार्ट एक 2 मंजिल वाला घर हुआ जिसमें कि ऊपर के 2 मंजिल, ऊपर में 2 कमरे हैं, उनका नाम आर्ट्रियम है, नीचे में 2 कमरे, उनका नाम वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे कोई पूछा वैसा टॉयलेट है कि नहीं? भाई यहाँ नहीं है, ये इंडिया में टॉयलेट बनना थोड़ा मुश्किल ही है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया आज भी। खैर हम लोग हैं ही, आप लोग तो वही फ्यूचर बनाने के लिए ना इंडिया का। मेहनत करो अच्छे से और देश का नाम रोशन करो। नेक्स्ट पॉइंट है इट पंप्स द ब्लड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है? हार्ट का फंक्शन क्या है? तो ये हार्ट को पंप करता है और पार्ट ऑफ द बॉडी में, इन सारे पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। और ये एक स्पेशल मीन्स स्पेशल तरह के मसल से बना होता है, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कार्डियक मसल। कार्डियक जहाँ पे वर्ड होगा आप समझ जाना कि वो हार्ट से ही रिलेटेड है। इसी कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो भी हार्ट का ही डॉक्टर होता है, ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हार्ट कैसे फंक्शन करता है इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें तो एक ही बार में पूरा डायग्राम नहीं आ रहा है, बट फिर भी कोशिश कर सकते हैं ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला फिगर जो है सो लंग्स का है, दूसरा जो है सो हार्ट का है, एंड थर्ड वन इज ये है। तो ये देखिए, वीडियो को भी पढ़ने का मन करता है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार ये भी। सॉरी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसका। देखिए है क्या कि हमारे बॉडी में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स हैं, ठीक है, और सारे सेल्स के पास से होकर एटलीस्ट एक कैपिलरी तो गुजरता ही है। अब कैपिलरी क्या हुआ आप समझ गए होंगे, ब्लड
को मीन्स ब्लड वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन कराने वाला एक पतला सा ट्यूब होता है, उसी को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, बहुत पतला होता है। तो वही कैपिलरी हमारे हर बॉडी के हर एक सेल के पास से होकर गुजर रहा होता है। ओके, तो आप देखो होगा क्या कि हम लोग एक साइकिल कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो देखिए, सेल से पहली बात क्या कि जो CO2 है वो ब्लड में मिक्स हो गया, यानी कि अब जो CO2 मिल गया तो अब हम ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन नहीं, इसमें अब CO2 मिक्स हो गया है, यानी कि अब ये ब्लड इम्प्योर हो गया है। ओके, तो इम्प्योर ब्लड क्या होगा, तो इससे ट्रैवल करेगा। अब ये क्या है, तो इम्प्योर ब्लड है, तो यहाँ से ये जो पाइप आपको लग रहा होगा ये है वेन्स। ओके, ये वेन्स में जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एक ही सेल दिखाया है मैंने, लेकिन यहाँ पे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं ना, तो सारे सेल के पास से ऐसा ही होता होगा, और वो सारे सेल्स से जो ब्लड है वो वेन्स में इंटर करता है। ओके, वेन्स में इंटर करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा मेन वेन्स है, आपको नाम के साथ याद रखना है। ओके, आप हार्ट का डायग्राम भी समझते हो वैसे, तो जैसे इंटर कर गया। अब इंटर करने के बाद ये मीन्स ऊपर वाले आर्ट्रियम में इंटर किया। ठीक है, आर्ट्रियम में इंटर करने के बाद क्या होगा कि ये ब्लड अब इसमें आएगा, मीन्स वेंट्रिकल में आएगा। ओके, दिस इज आर्ट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल। तो इसके दौरान यहाँ पे ये क्या है, ये है वाल्व, ये क्या करता है, तो ब्लड चूँकि वापस ना जाए इसलिए ब्लड जैसे ही इंटर होता है ये बंद हो जाता है। ओके, ये बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस फ्लो ना करे। अब ब्लड के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इधर से ही जा सकता है ना, अब हार्ट पंप करेगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो इससे क्या होगा कि ब्लड अब फ्लो करना शुरू करेगा। अब ब्लड यहाँ से निकल के बाहर हार्ट से जाता है, और हार्ट से बाहर निकल के कहाँ जाता है, तो अब हम लोग समझते हैं। देखिए, ये मैंने कोशिश किया है कि सारा डायग्राम एक ही वीडियो में, मीन्स एक ही व्यू में दिखाई दे। चलिए देखते हैं। ये जो आपको हार्ट का ये ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है। ओके, और रेड वाले में प्योर ब्लड। तो चलिए देखते हैं, इम्प्योर ब्लड इंटर किया किसमें, तो आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम में से फिर वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर के कहाँ किधर जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज एल्वियोली। अब ब्लड कहाँ जाएगा, तो एल्वियोली में रीच करेगा, मीन्स पहुँचेगा। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, तो ब्लड में से एल्वियोली क्या करेगा, तो ऑक्सीजन डाल के CO2 निकाल देगा, और वो मीन्स हार्ट लंग्स के थ्रू CO2 बाहर निकल गया बॉडी के, और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया। ओके, अब दोनों तो लंग्स ही है ना, देखिए दोनों लंग्स से क्या होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब यानी कि अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से चला और हार्ट के इस हिस्से में इंटर करेगा, दिस पल्मोनरी वेन। ओके, यहाँ देखिए वेन्स से इंटर करता है इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन से इंटर करता है प्योर ब्लड, यहाँ से इम्प्योर, यहाँ से प्योर। ओके, इंटर किया, फिर यहाँ पे फिर वाल्व्स के थ्रू होकर के फिर नीचे वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल में आने के बाद फिर ये मीन्स पंप होके आर्टरी से पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो पूरे बॉडी में कैसे जाएगा, तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे पार्ट्स में जा रहा है। फिर यानी कि कहाँ जा रहा है, तो सेल तक जाएगा, फिर सारे सेल तक जाएगा। और फिर अभी ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन मिक्स हो गया, और फूड तो मिक्स था ही। कहाँ से था फूड मिक्स, तो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे विली होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मीन्स पहुँचा देते हैं, है ना। तो वहाँ से फूड मिला, यहाँ से ऑक्सीजन मिला, अब ये दोनों मिलकर के इसमें चले जाएंगे वापस से, और सेल को फूड और ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर यही इसको यूज़ करके फिर CO2 रिलीज करेगा, फिर ब्लड इम्प्योर, फिर इसमें जाएगा इम्प्योर, फिर इससे इसमें यहाँ पे फिर प्योर होगा, फिर इसमें इंटर करेगा, फिर फाइनली यहाँ से हो जाएगा। यानी कि साइकिल क्या है कि बस हार्ट में इधर से इंटर करना है, फिर ऐसे निकल जाना है, फिर प्योर होके वापस इधर आ जाना है, फिर प्योर होके हार्ट में इंटर करना है, फिर यहाँ से निकल जाना है। समझ के सारे पार्ट्स में, आई होप आपको समझ में आ गया। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मे बी, लेकिन ऐसे तो मैंने कोशिश किया कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। प्लीज़ आप बताना आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, मैंने कोशिश किया कि ये ऑर्गन्स को मैं एक ही डायग्राम में दिखा दूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको समझ में आ गया होगा। आप एक डायग्राम खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको पक्का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है ब्लड फ्लो का। ओके, तो चलिए एक और ऑर्गन था यहाँ पे सेप्टम। ये क्या करता है, तो ये दोनों ऑर्गन्स मीन्स प्योर और इम्प्योर हिस्सा है ना ये, तो दोनों को अलग करके रखता है, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि इम्प्योर प्योर मिक्स हो जाएगा तो इंसान तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि प्योर अलग रहे और इम्प्योर अलग रहे। तो इसलिए ये सेप्टम बीच में वॉल होता है, डिवाइडिंग वॉल, जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है वो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी टॉपिक को ये तो डायग्राम के थ्रू समझिए ना, अब हम लोग वर्ड्स के थ्रू भी एक बार रीड कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बट फिर भी एक बार रीड करना ज़रूरी है, तो एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं
तो वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अभी हमने देखा क्या करता है वेन्स, तो सारे बॉडी पार्ट से, मीन्स सारे सेल से इम्प्योर ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है, हार्ट तक ले जाता है। ओके, फिर क्या होगा, तो थ्रू वेन्स द ब्लड रीचेज द इन द राइट आर्ट्रियम। अब ब्लड क्या करेगा, तो हार्ट के राइट आर्ट्रियम में पहुंचा, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा वाल्व के थ्रू, ठीक है। उसके बाद तो देन द इम्प्योर ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स। फिर हमने देखा कि जो इम्प्योर ब्लड था वो लंग्स तक गया, किसके थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर क्या हुआ, तो इन द लंग्स, जब लंग्स में ब्लड पहुंच गया तो वहाँ पे एल्वियोली था, वो क्या किया, तो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीजेस इट्स CO2 एंड एब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। यानी कि वहाँ पे ब्लड प्योर हो गया। कैसे प्योर हो गया, तो CO2 को ब्लड रिलीज कर दी, CO2 से हट गया और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, जो कि प्योर हो गया, यानी कि ब्लड अब ऑक्सीजनेट हो गया है, यानी कि प्योर हो गया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्या है, फिर है नाउ द प्योर ब्लड इज सेंट टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। अब क्या हो गया, तो अब जब ब्लड प्योर हो गया है तो वो लंग्स से हार्ट की ओर वापस आएगा, किसके थ्रू आएगा, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। अगेन द ब्लड एंटर्स द हार्ट। अब नाउ एक बार फिर से ब्लड अब इंटर किया है हार्ट में, लेकिन अब की बार लेफ्ट आर्ट्रियम में इंटर किया है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर गया फिर से थ्रू अ वाल्व, ठीक है। फिर क्या होगा, नाउ द हार्ट पंप्स। अब हार्ट क्या करेगा, तो उस ब्लड को जब प्योर ब्लड हो गया ना तो उसको क्या करेगा, तो अब जो प्योर ब्लड है उसको हार्ट क्या करेगा, तो उसको पंप कर देगा थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसके थ्रू, तो आर्टरी के थ्रू। ओके, फिर है कि द ब्लड फ्रॉम आर्टरी एंटर्स द कैपिलरी। अब ब्लड क्या हुआ, तो आर्टरी के थ्रू कैपिलरी में आएगा, जो कि हमने सेल के पास जो कैपिलरी में था उसमें आएगा। और एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू अ कैपिलरी, और हमारा हर लिविंग सेल तो कैपिलरी के पास होता ही है। तो अब क्या होगा, द सब्सटेंसेस लाइक फूड, ऑक्सीजन etc प्रेजेंट इन द ब्लड पासेस इनटू द बॉडी सेल्स थ्रू कैपिलरीज। एट द सेम टाइम द वेस्ट इंटर्स कैपिलरी फ्रॉम द सेल, यानी कि जो मेन चीज़ है वो सेल में चला गया और जो वेस्ट होगा सेल से बाहर निकल के वापस ब्लड में मिक्स हो जाएगा। एंड द ब्लड अगेन बिकम्स इम्प्योर। अब ब्लड फिर से इम्प्योर हो गया है एंड सेंड बैक टू द हार्ट, फिर वापस उसको हार्ट में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से फिर लंग्स में ले जाया जाएगा, फिर लंग्स से हार्ट में ले आया जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट होते रहता है। तो आप ये समझ गए होंगे कैसे हो रहा है कि यहाँ से इम्प्योर, फिर इम्प्योर ऐसे आते 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 फिर इसमें गया, फिर यहाँ से फिर प्योर आया, प्योर आने के बाद फिर हार्ट में इंटर किया, फिर हार्ट में इंटर करने के बाद फिर वापस से प्योर सारे बॉडी पार्ट्स में मीन्स आर्टरी से निकला और फिर कैपिलरी में चला गया, फिर सेल में चला गया फूड ऑक्सीजन, फिर यहाँ से इम्प्योर फिर निकला। आपको समझ में आ गया होगा, यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। ओके, अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज इन वन साइकिल ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या होगा कि अगर एक ही साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट का चक्कर लगाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। जैसे हमारे में हुआ था, पहले ब्लड इम्प्योर ब्लड आया था, फिर प्योर ब्लड आया था, है ना। तो ये 2 बार हुआ ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। है कि ह्यूमन बींग्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, अब ये बात बहुत ध्यान देने वाली है क्या, कि द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। ये तो हमने बता दिया आपको क्या, कि सेप्टम होता है जो उसको डिवाइड करता है। मीन्स ये अब डिवाइड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ऐसा सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि प्योर इम्प्योर मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। और ये होता है तो उससे क्या होता है कि ऐसे सेपरेशन के लिए क्या होगा ना, कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। हाई मीन्स क्या, कि तेज़ी से होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आना चाहिए। ओके, तो होता क्या चाहिए कि इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। अब जो एनिमल्स हैं वो तो अगर इस सेपरेशन के लिए एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं फॉर दिस पर्पस, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट टेम्परेचर। तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमारा बॉडी तो ब्लड रेगुलेट कर देगा टेम्परेचर, है ना, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। हमारे पास तो 4 चैम्बर है, उनके पास 3 चैम्बर ही होता है, और फिश में तो 2 ही चैम्बर होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना और अपने नोट्स में लिख के याद कर लेना अच्छे से। ओके, अब ब्लड के साथ साथ एक और लिक्विड है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं देखना है इसके बारे में, बस थोड़ा सा है, तो देख लेते जल्दी से। कि थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस। यानी होता क्या है कि अब कैपिलरी से क्या होगा कि लीकेज होता है। लीकेज में ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा लीकेज होता है। किसका लीकेज होता है, तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स, ये कहाँ चले जाएंगे, तो सेल के बीच में, यानी कि 2-3 सेल के बीच में स्पेस होता है उसमें चले जाते हैं। और फिर क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं लिम्ब। ओके, ये लिम्ब बना लेते हैं।
इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड। अब जो लिम्फ होता है वो ब्लड के प्लाज्मा के से सिमिलर होता है बट कलरलेस, लेकिन कलरलेस होता है। प्लाज्मा हल्का येलोइश कलर का होता है और ये जो होता है लिम्फ ये कलरलेस होता है एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, और प्लाज्मा के कंपेरिजन में लिम्फ में कम प्रोटीन होता है। ओके, आज ये कीड़े मकोड़े सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका कुछ करना पड़ेगा। आप ही लोग कुछ आइडिया दीजिए क्या करें इसका। चाइना वाले होते तो पका के खा गए होते बच्चे, तुम लोग को भी भागो ऐसे। अरे आप लोगों ने कीड़े मकोड़े को बोला था, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ना। चलिए देखते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक कैपिलरी, इसका अलग टाइप का कैपिलरी है, उसका नाम हम लोग दिए लिम्फेटिक कैपिलरी, क्योंकि उसमें लिम्फ मीन्स कैरी होता है इसलिए। ओके, फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस विच जॉइंस टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन। अब ये क्या होता है कि फाइनली ये वेन्स में जाके उसी में जो लिम्फ जो है जो कि इंटरसेल्युलर स्पेस में जाकर जमा हो गया था वो अब फाइनली लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू होके लार्जर वेन में चला जाता है। अब क्या करता है, तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो अब लिम्फ क्या करता है, तो कैरी करता है किसको, तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को। कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स, और क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैरी करता है और कहाँ जाके उसको डाल देता है, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और वापस उसको ब्लड में डाल देता है। समझ में आई आपको क्या करता है लिम्फ? इजी था, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। एनसीईआरटी में दिया था तो इसलिए मैंने कवर किया इसको, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, छोटा सा है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। हार्ट से जुड़ा एक लास्ट टॉपिक है, ये है ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या होता है ना कि द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब देखिए कि हमारे बॉडी से ब्लड फ्लो तो कर रहा है वेन्स आर्टरीज से, तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। जैसे कि किसी पाइप से जब पानी जाता है तो अपने भी छेद कर दो पाइप में, तो क्या पानी तो लीक होगा ना। क्यों लीक होता है? क्योंकि मीन्स क्योंकि वहाँ पे प्रेशर है, पानी को निकलना है वहाँ से। इसी तरह हमारे वेसल्स में भी होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। तो वेन्स के कंपेरिजन में आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरीज का वॉल जो होता है वो थिक होता है। मीन्स अगर साधारण भाषा में समझे तो आर्टरीज होगा सो मोटा नस होगा। ओके, समझ गए, मतलब मोटा वेसल होगा। तो अब जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम लोग दो टर्म यूज़ करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब आई होप आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम जो आर्टरी में प्रेशर जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ठीक उसी तरह डायस्टोलिक में क्या होता है कि आर्टरी में ही होगा और वेंट्रिकल में ही होगा, लेकिन अब की बार वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। ओके, उस केस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कुछ खास डिफरेंस नहीं, देखिए दोनों का डिफरेंस सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है, बस यहाँ पे सिस्टोल, यहाँ पे डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब ही होता है रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए क्या हो गया कि जब आप समझ गए होंगे वैसे, तो आर्टरी में क्या होता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे कि एक नॉर्मल बीपी की अगर बात किया जाए ब्लड प्रेशर का, तो जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है मैक्सिमम 120 mmHg, ये इसका यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ Hg मनकरी को बोला का सिंबल है। और लोएस्ट कितना होता है 80 mmHg, यानी कि आपको कहीं बोला जाए कि बताओ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, आप बोलोगे 120/80। ओके, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, हो रहा तो प्लीज़ बताओ यार, आदत सुधारना है मुझे अपना। बहुत बच्चे बोलेंगे पता है तो पूछ क्यों रहे सर, अरे तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, स्टूडेंट आप ही लोग हो ना। चलिए, ब्लड प्रेशर इज मेजर थ्रू, अब जो ब्लड प्रेशर है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ये नाम थोड़ा सा हटके आप लोग ध्यान सुनना, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर ये क्या करता है, इसी से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। जो आप देखते होंगे कि नॉर्मली जो हाथ पे बांध देते हैं और फिर वो एयर टाइप का बॉल होता है उसको हम लोग दबाते हैं, है ना, तो उससे से हम लोग का ब्लड प्रेशर मीन्स टेस्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है कि हाई बीपी इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई बीपी बहुत खतरनाक होता है, इसका आर्टरी में रप्चर आ सकता है, डैमेज हो सकता है, लीकेज हो सकता है आर्टरी में से ब्लड का, बहुत डेंजरस है। तो और क्या करता है, एंड कॉज डैमेज टू द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के लिए जानलेवा भी है। तो प्लीज़ आप इसके शिकार ना ही हो तो अच्छी बात है, और कोई है तो उसका इलाज करवाया जाए। आई होप कि कोई ना ही हो तो बेटर हो। तो आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, और आपको
कहीं पे डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिए।